बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे आज हम। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है वेक्टर्स। तो बेटा पहले हिस्से में, इस लेक्चर के पहले हिस्से में मैं आपको कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस रिमाइंड करवाऊंगा। ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं फ़िज़िक्स में, लेकिन इन्हें हम रिकॉल करेंगे। ये ज़रूरी हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हैं और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होगा इस लेक्चर का, उसमें फिर मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करवाऊंगा। तो बेटा पेज सामने लाए बगैर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद वो डिस्प्ले कर दूंगा, कि वेक्टर किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने फ़िज़िक्स में, इवन मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है मैं आपको एक बार बता दूँ। हम यूँ कहते हैं, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which require magnitude as well as direction for their complete representation। ऐसी तभी मिक़दारें जिनका मुकम्मल इजहार करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े, उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। और स्केलर्स की क्या डेफिनेशन हम करते हैं? दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और डायरेक्शन मैटर नहीं करे, वो स्केलर्स हैं। अब मैं आपको ये डेफिनेशंस रिटन फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, स्केलर की डेफिनेशन जहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं, वो कहता है अ स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर इज़ वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर किसे कहते हैं? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता हो। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर अलॉन्ग विद यूनिट। इसके लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी नंबर की ज़रूरत होती है। देखिए मिसाल के तौर पर हम दुकानदार से जाके कहते हैं 5 किलोग्राम चीनी तोल दें जी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने जो मैस का ज़िक्र किया है उसे, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड की। और साथ में हम यूनिट्स किलोग्राम बोल रहे हैं, हमें डायरेक्शन नहीं यहाँ पे चाहिए। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है मैस। समझ आ गई? इसके बाद इसके एग्जांपल्स आप देख लें। इन फिज़िक्स द क्वांटिटीज़ लाइक मैस, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स। वेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस फिर से कर लेते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली अ वेक्टर इज़ वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। देखिए फिज़िक्स, चले इसके एग्जांपल्स कुछ बता लेते हैं। द क्वांटिटीज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, weight, force, momentum, electric and magnetic fields, these are examples of vectors। ठीक है जी, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन डेफिनेशंस को याद रखिएगा। अब आगे आपको बताना चाहूँगा कुछ और बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें हम बताते हैं कि वेक्टर को ज़ाहिर कैसे किया जाता है, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ भी मैं थोड़ी सी रीडिंग साथ साथ करता जा रहा हूँ। जियोमेट्रिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन बताई होती है कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे ए बी के ऊपर एरो बता रहा है, फ्रॉम ए टू बी, विद ए इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इट्स टर्मिनल पॉइंट, जिसमें ए इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो लाइन सेगमेंट जो है वो स्टार्ट लेगा, और बी उसका टर्मिनल पॉइंट है। It is often found convenient to denote a vector by an arrow and is written either as, देखिए आप जब भी वेक्टर को लिखें तो आप उसको लाजमी इस बात का ख्याल रखें कि आप उसके ऊपर एरो का साइन लगा दें या उसके नीचे बार लगा दें।
या फिर उसे लिखने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसे बोल्ड फेस लेटर्स में लिख लें। जैसे उसने देखें लिखा है एज अ बोल्ड फेस सिंबल लाइक वी को बोल्ड करके लिखा हुआ है, और इन अंडरलाइन फॉर्म या अंडरलाइन फॉर्म में वी के नीचे डैश या बार लगाई हुई है। देखिए इसका मतलब जहाँ पे ये है कि वेक्टर को लिखने के लिए आप बोल्ड लेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बोल्ड आप यूँ कर लीजिए, ये है ना, तो आप इसका ये जगह जो है इसको ज़रा शेड कर लेंगे। मीन लिखने में मकसद क्या है कि जब हम उसके ऊपर नीचे कोई एरोज़ नहीं लगा रहे ना, तो फिर हमें उसे बोल्ड करके लिखना होगा। बात समझ आ गई होगी आपको। या फिर आप दूसरा तरीका लिखने का है कि वी एक वेक्टर है तो उसके ऊपर आप एरो लगा दें, या आप उसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है, आप मैथ्स में सिंपली अगर वी के ऊपर बार भी लगाते जाएं तो भी काफ़ी होगा, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते, सिंपल वी कहीं पे लिखा हुआ है और बोल्ड भी नहीं किया हुआ उसे, तो इट मीन्स वो स्केलर है। ये स्केलर है, बाकी सारे वेक्टर्स को लिखने का तरीका है। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये उस वेक्टर की फिर मैग्नीट्यूड एक्चुअली बन जाती है, जो कि एक स्केलर नंबर होता है। तो ये फ़र्क रखना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में थ्रू आउट आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको उसके जो तरीके हैं उनमें से किसी एक से ज़रूर हाईलाइट करोगे। आगे बढ़ते हैं जी। द मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म। मैग्नीट्यूड के लिए आपको दो और अल्फाज मिल गए हैं। याद रखिए, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लेंथ भी कहते हैं उस वेक्टर की, और इसे उस वेक्टर की नॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड इट इज़ रिटन एज, और लिखते कैसे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों आपको। जो वेक्टर है, अगर वेक्टर ए है, आप उसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हो, तो ये तो वेक्टर हो गया, तो आप उसके साथ मॉड का साइन लगा दें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, और के साथ लिख देता हूँ उसको, कि आप उसके ऊपर कोई एरो, अंडरलाइन, मॉड ना लगाएं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है। अगर वेक्टर को विद एरो शो कर रहे हैं तो फिर साथ मॉड का साइन दें, अदरवाइज़ आप उस पर कुछ ना लगाएं, कोई एरो या अंडरलाइन उसे ना करें, तो ये भी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहीं पे ये बताना चाहता हूँ, आगे वैसे क्वेश्चंस में भी हाँ, हल करके दिखाया जाएगा कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। मैं उसका आपको ज़रा जनरली तरीका बता दूँ। देखिए, अगर वेक्टर है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आई जे के क्या है, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये आगे बताते हैं इसकी डेफिनेशन में। मैं ज़रा यहाँ पे मैग्नीट्यूड बता दूँ कैसे लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड होगी बेटा, किसी वेक्टर के जितने कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपके पास मौजूद हैं, उन सब के स्क्वायर्स के सम पे अंडर रूट लगा देंगे, तो ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। ये काम आपको क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में करके भी दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड निकाली कैसे जाती है, और इसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं कि ये एक स्केलर नंबर होता है। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव जवाब आता है। और वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर की लेंथ भी कहते हैं, और उस वेक्टर की नॉर्म भी कहा जाता है। डिनोट कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 पे हम लिखता है A unit vector is defined as a vector whose magnitude is unity। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आए तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे ये आई जे के जो हैं, ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड 1 है। आई जो है ये यूनिट वेक्टर होता है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, ये, और वाई जो है ये होगा अलोंग वाई, जे जो होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा, और के जो होगा वो अलोंग जेड एक्सिस होगा। अच्छा, आपको ये पता चल गया यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी वेक्टर, जब कोई वेक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि उसका यूनिट वेक्टर बना दीजिए, मालूम कर दीजिए, तो क्या करना पड़ता है। तो याद रखिए, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए हैट या हैट जिसे कैप भी बोलते हैं, जैसे वी के ऊपर ये कैप लगाना, इसे हैट बोला जाता है। तो कैसे मिलता है? वेक्टर जो है आपका, उसे डिवाइड कर दो उसी की मैग्नीट्यूड से, या फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल से। ये बात एक ही है, ये 1/v। देखिए v नीचे में क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड। तो 1/v मीन रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इससे ज़रब कर रहे हैं या उस v से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर 2 आ गई है, तो मैं कहता हूँ जी मैंने उसे 2 से डिवाइड करना है, या फिर मैं कहता हूँ जी मैंने उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बात एक ही है। ठीक है। अगली बात आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा जी, जब आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो तरीका आपको बता दिया। यूनिट वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। चलें ये बात आगे आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप ये पेज, ये हिस्सा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशंस की तरफ, और इसके लिए इस पेज पे पहले हम आएंगे जी। यहाँ पे देखिए वो कहता है इफ़ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर को इंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट। अगर किसी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ही उसका इनिशियल पॉइंट है, शुरू होते ख़त्म हो गया, वो डॉट ही है एक तरह का, तो ऐसे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ाहिरी बात है ज़ीरो होगी। एक्चुअली वो वेक्टर है नहीं, हम इसे नल वेक्टर कहते हैं। एक ये आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है। याद रखिए, नल वेक्टर को डिफ़ाइन करना हो तो हमेशा ये लफ्ज़ डेफिनेशन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, एन आर्बिट्रेरी वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड। एक फ़र्ज़ी ख्याली वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, उसे नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। इसका वजूद उस वक़्त समझ में आता है जब हम किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 4 में उसने बताया, देखिए हमारे पास एक वेक्टर v है, मैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसे v में ऐड कर दूं, यानी कि मैंने v में किसे ऐड किया? -v को। तो हासिल क्या होगा? नल वेक्टर हासिल होगा। ठीक है। तो ये वो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह से नल मैट्रिक्स और एम्प्टी सेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और बड़ी काम की बात बच्चों, और वो है कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करना होता है, और इससे उससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए वो कहता है वी यूज़ द वर्ड स्केलर टू मीन अ रियल नंबर। जब हम टर्म स्केलर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो हमारा मतलब एक रियल नंबर है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को एक स्केलर से, तो जैसे के से यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो इससे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाती है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपको प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना आ गई है। फ़र्ज़ कीजिए, अब यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर एक वेक्टर है आपके पास और आपने उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, सपोज़ जवाब 2 आया। अब आप उस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो 3 से मल्टीप्लाई करने से अब जो वेक्टर बना है, अब उसकी मैग्नीट्यूड लेके देखिए, जवाब ज़रूर 6 आया होगा। अगर पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 थी तो अब 6 होगी। वो क्यों? क्योंकि वो 3 टाइम्स उसकी लेंथ में इजाफ़ा हो गया, 3 गुना हो गई। पहले 2 थी तो 2 का 3 टाइम्स मीन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो जाएगी। तो जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक्चुअली आप उसकी लेंथ में चेंज लाने का बायस बन रहे हो। चेंज लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि हर बार किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से लेंथ बढ़ ही नहीं जाती, कम भी हो जाती है। जैसे आप किसी वेक्टर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली उसकी जो लेंथ जितनी पहले थी अब उसका हाफ रह जाएगी। ठीक है। अगर आप उसे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लेंथ जो है वो उसमें तो जो चेंज आई है वो तो लहदा बात है। हम साथ में कहेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। और अगर आप उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी समझ आ गई कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा उस पर। उसके बाद है जी इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन सेम है।
तो जब वो इक्वल हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को बराबर रख सकते हैं, जब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो हम उन्हें इक्वल कहते हैं। तो ये भी आपको आगे बताएंगे। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन अगर कहते हैं आप तो थोड़ी सी बोल जाता हूँ, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में समझने की ज़रूरत है और आपको इससे समझाएंगे, इसी एक्सरसाइज में ही ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझाऊँगा। नॉर्मली हम जो कहते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हों तो वो पैरेलल होते हैं। लाइक दिस वी से अगर एक वेक्टर v है तो v इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू, तो इसका मतलब है कि v और w जो हैं वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, बात समझ आ गई है? ज़्यादा समझ शायद नहीं आई हो। हाँ, लेकिन आप लोगों ने फ़िज़िक्स में अगर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पहले से आइडिया होगा। पैरेलल वेक्टर्स को बेटा आप लोगों ने शायद फ़िज़िक्स में यूँ पढ़ा था कि जी वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ सेम डायरेक्शन हो उनको आप पैरेलल कहते हो, और जिनकी अपोजिट डायरेक्शन हो उनको आप एंटी पैरेलल की टर्म यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मैथ में हम सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी बार ये टर्म यूज़ कर देते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो हैं पैरेलल ही, डायरेक्शन अपोजिट में होते हैं। खैर ये मैं आपको अलहदा से समझाऊंगा, इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर पहले से पता है तो इट्स ओके, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये अगले लेक्चर में शामिल कर ली जाएगी। जैसे ही इसके साथ का क्वेश्चन आएगा मैं आपको इसको विद एग्जाम्पल समझा दूँगा। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत 7.2 एक्सरसाइज में पड़ेगी इसकी, तो वहीं पे आपको इसको समझा भी देंगे। अच्छा जी, इसके बाद बेटा जी दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस के साथ मैं बता दूंगा। अब आपको एक और डेफिनेशन की तरफ लेके चलना चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर, जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन शो करे। ठीक है, हम कई तरीके से आप लोगों ने इसे फिज़िक्स में पढ़ा होगा जी। एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पे लाई करती हो, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन बताए। ये सब अल्फाज रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। अगर P एक पॉइंट है इस ग्राफ में, इस पेज पे आपको नज़र आ रहा है, तो उसे O से मिलाने वाली लाइन जो है जैसे OP, तो ये OP जो है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, क्योंकि ये उसकी ओरिजिन से पोजीशन को वाज़े कर रहा है। इसके बाद बच्चों डेफिनेशंस तो कुछ और हैं, लेकिन अभी जितना हिस्सा मैंने पढ़ा दिया है इसके साथ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो बाकी डेफिनेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वेश्चंस के साथ साथ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बताते चले जाएंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन की तरफ। इसके कुछ मैंने सॉल्व किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक्सरसाइज दिखा लूँ जी। ये हमारी एक्सरसाइज है 7.1, और आज के लेक्चर में इसके जो है वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं जी, ये हिस्सा आप देख लें। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं ये मैं शामिल कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर में। अभी मैं आपके साथ इनका सलूशन शेयर करता हूँ और उसे फिर डिस्कस करते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी कुछ बातें मुझे आपको बताना ज़रूरी लगी, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वेक्टर को वेक्टर 2 डायमेंशंस में हो या 3 डायमेंशंस में हो, लिखने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि उसमें आई जे के वाजे हों, आई और जे या आई जे और के आपको नज़र आ रहे हों, और दूसरा तरीका यहाँ इस पेज पे आप देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा। इसको ज़रा रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी जी बेटा, देखिए
मुझे हाइलाइटर लेने दें, जस्ट अ मिनट। ये देखें, ये जो मैंने लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है ब्रैकेट फॉर्म। आप दरमियान में कॉमा लगाइए और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें। तो ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट वन इज़ ith कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज़ jth कंपोनेंट। अगर वेक्टर 3 डायमेंशंस में है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो दोनों में से दोनों ही फॉर्म्स आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में दोनों किस्म का ट्रेंड है। कभी वो आई जे की फॉर्म में डिमांड कर लेता है और कभी वो ब्रैकेट फॉर्म में इसको जाहिर कर रहा है। एक और बात बच्चों, जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएं पी और क्यू, और कहा जाए कि उनको मिलाने से जो वेक्टर बनता है वो बना दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू वेक्टर, तो याद रखिए आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू कौन था, दूसरे नंबर पे था, जो दूसरे नंबर पे है उसके पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना है पहले वाले के पोजीशन वेक्टर्स को। तो हमेशा ये ऑर्डर आपने जहन में रखना है। अगर वेक्टर ए बी है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के निकालेंगे, अगर वेक्टर बी ए लिखा हुआ है तो फिर ए के पोजीशन वेक्टर में से बी के। शॉर्टली मैं ये कह रहा हूँ, जो बाद में पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले के पोजीशन वेक्टर्स को माइनस कर दें, तो आप उन 2 पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर्स को शॉर्टली पी डॉट वी कॉमा एस बी लिखा जाता है। ये वो बातें हैं जो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने इनको हाईलाइट किया है। तो अब ये हमारा जी पहला क्वेश्चन है, जिसमें डिमांड उसने क्या की है, कहता है पी क्यू वेक्टर एक तो बना के दीजिए और कौन सी फॉर्म में लिखिए, आई और जे, एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में लिखिए। तो इस बात का भी ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपने आई और जे की शक्ल में जो, अच्छा आपको जो गिवन चीज़ है, मैं यहाँ पे भी फिर से हाईलाइटर मुझे चाहिए होगा जी, ये है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, आपको गिवन क्या चीज़ है, आपको गिवन है पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ, ये पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, 2,3 आपको प्रैक्टिस है, एक्स पे वैल्यू 2, वाई पे 3, जहाँ पे कहीं पे मिलेंगे अंदाजे से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट है। अब ये एक ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ठीक है। जब मैं इसे यहाँ ओ के साथ मिला देता हूँ, अगर ये पी है और ये ओ है, तो अब ओ पी क्या बन गया है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। बात समझ आ गई है। और वेक्टर को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कौन से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क समझाना चाह रहा था। देखिए, जब मैंने रकम में उन्होंने जो छोटी ब्रैकेट्स, उनके वो पॉइंट्स थे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में थे या ऑर्डर ट्रिपल्स फॉर्म में हो, प्लेन में। अब मैंने जब लिखा वी नो पी क्यू वेक्टर इज़ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर्स ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी। अब जब बात पोजीशन वेक्टर्स की आ रही है, इट मीन्स मैं ओ क्यू की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। ओ तो ओरिजिन है, 0 0 होता है, तो इसलिए मैंने जहाँ जहाँ जब क्यू वाली वैल्यूज़ लिखी तो वो किन ब्रैकेट्स के साथ लिखी हैं, उस हिस्से को ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 कॉमा -2 को कैसे लिखा बच्चों, मैंने ब्रैकेट्स में लिखा कॉमा के साथ, और कौन सी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्या रखिएगा। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी लिखे, इनको माइनस किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कुछ बच्चे ज़रा थोड़ा सा वहम कर जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। बच्चे कहते हैं जवाब तो उसने कहा था एक्स आई प्लस वाई जे, हमारा जवाब क्या आया था, ये मुझे 4i-5j। तो इसके लिए बेटा जी मैं आपको इसी से बताता हूँ, आप इस जवाब को यूँ भी लिख दें, 4i प्लस -5j। बात समझ आ रही है आपको, यानी कि दरमियान में प्लस भी रखा जा सकता है, उस प्लस का इशू नहीं है। जवाब आई और जे की शक्ल में लाना था, इसलिए मैंने उसे इस तरह से लिख के दिया आपको। तो आपको इस क्वेश्चन का तरीका ज़रूर समझ में आ गया होगा। हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, हमने उनसे जब वेक्टर फॉर्म करना है तो हमने तरतीब ये रखी है कि हम बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, और इस तरह से हमें जो है वो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स आपने यूँ हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जी। ये मैंने आपको तरीका सिखाया है,
और फिर से देख लें, वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यू। कुछ वेक्टर्स गिवन होंगे, उनके मैग्नीट्यूड। देखिए साइड पे मैंने जनरली वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशंस के साथ बताई है वो लिखी हुई है। लिखना ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर वी कोई इस तरह का वेक्टर हो तो उसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने के भी अब आपको दो तरीके बताए हुए हैं। तो निकालते कैसे हैं, उसके जितने कंपोनेंट्स हैं सब के स्क्वायर्स के सम पे अंडर रूट। तो हमारे पास जो वेक्टर है इसमें ith और jth कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, इसका नाम u है। तो उसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कैसे किया आपके सामने, और फिर मैंने निकाला कैसे, ज़रा देख लीजिए बच्चों। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट है, और आसानी से हमें इसका जवाब मिल गया है। तो इसका मतलब अब कोई भी वेक्टर आपके सामने आ जाए, उसकी मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन 2 के भी सारे पार्ट्स आपने करने। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इस वक्त आपके सामने सॉल्व है जी। यहाँ पे क्या था, 3 वेक्टर्स वो रकम में ख़ुद दे रहा है u, v और w, और कुछ नए वेक्टर्स डिमांड कर रहा है। इसमें आपको वेक्टर्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे थर्ड पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसमें वो कह रहा है 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w, ये मालूम कीजिए। तो बच्चों 1/2, देखिए यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ हमें दी हुई है ना, यू वी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ हमारे पास रकम में मौजूद हैं। तो मैंने वो यू की जगह पे वी और डब्ल्यू की जगह पे उनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। उसके बाद क्या किया, मैंने 1/2 को अंदर भेजा, कहीं पे कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल हो रहा था, 7/2 वैसे, और ये सारा आई होप आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद जे के सिंप्लीफिकेशन मैंने इस तरह से की है कि 3 जगह पे जे नज़र आ रहा है, -7/2 जे, -6/2 जे, -6/2 को -3 भी लिख सकते थे आप, प्लस 1/2 जे। मैंने ऐसा किया कि जे कॉमन ले लिया, ठीक है, और ताकि आपको इसको सिंपल करने में मुश्किल ना लगे। तो -7/2 बचा, -6/2 बचा, प्लस 1/2 बचा। इनको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो यहाँ से -6 मिला, और i-6 जे हमारा जवाब आ गया। याद रहे वो पहले i/2 प्लस का और i/2 माइनस का वो कैंसिल हो गए थे। आसान और बहुत बेसिक काम है, आप इस लेवल पे बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम हो किसी और पार्ट के साथ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है जी फाइंड द सम ऑफ 2 वेक्टर्स ए बी प्लस सी डी। 2 वेक्टर्स का सम निकालना है। अब वो वेक्टर्स अभी उसने दिए नहीं, उसने 4 पॉइंट्स दिए ए बी सी डी, ठीक है। तो जब आप वेक्टर फॉर्म करोगे, जैसे ए बी वेक्टर बनाओगे, तो आपको अंदाज़ा है, मैंने आपको तरीका सिखाया पहले क्वेश्चन के लिए कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के निकालना है, मीन बाद वाले में से पहले वाले को, और पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका भी समझा दिया है। तो ये देखिए जो आप 1,1 आया ए बी का, इसे आप आई प्लस जे भी लिख सकते हो क्योंकि 1i प्लस 1j, और सी डी को हल किया तो -i माइनस जे मिला। जो भी ये वेक्टर्स मिले हैं अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे वो कट गए, और 0i प्लस 0j, या जिसे मैंने ओ वेक्टर के साथ ज़ाहिर किया है, ये नल वेक्टर है, ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक अहम क्वेश्चन है, 2-3 तरह से हल हो जाता है। मैंने एक सिंपल सा तरीका चूज़ किया है आपके लिए, आई होप आप लोगों को ये आसान लगेगा। इसमें किसी फिगर की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा रकम पे गौर कीजिए, मैंने इसीलिए इसकी रकम साथ लिख ली है कि मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर सकूं। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। पहले फ़िक्रे पे गौर करके ज़रा ये डिसाइड कर लें कि मालूम क्या करना है। डायरेक्शन इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। फाइंड द वेक्टर, कोई वेक्टर मालूम करना है। फ्रॉम पॉइंट ए से, टू द ओरिजिन, ओरिजिन तक। तो ए से ओ तक, इट्स वेरी क्लियर, ए ओ फाइंड आउट करना है। फ्रॉम ए टू द ओरिजिन, ए से ओ तक। तो बेटा इस फिक्रे पे गौर करके आपको समझ आ जाएगी कि ए ओ वेक्टर आपने मालूम करना है। गिवन क्या है, ए बी वेक्टर की वैल्यू है और बी पॉइंट आपको गिवन है, ये मैं लिख लिया। अच्छा, ए ओ वेक्टर मालूम करने में हमें कोई मुश्किल नहीं। हमारा क्वेश्चन 1 का स्टाइल हमारी हेल्प कर सकता है कि अगर हम ओ के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को निकाल देंगे तो ए ओ वेक्टर आ जाएगा। लेकिन मसला ये कि हमें ए पॉइंट नहीं दिया गया, तो हम ए को लेट कर रहे हैं XY। तो इस क्वेश्चन की जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे इस ए की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब x और y की वैल्यू निकालने के लिए।
तो बेटा अगर उसने ए बी वेक्टर आपको बना के दे दिया है तो थोड़ा सा सोचिए कि ये कैसे बना होगा। ज़ाहिरी बात है ये बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर निकालने से आया होगा, क्योंकि ए बी वेक्टर बनने का यही तरीका है। और उसको मैंने सामने ब्रैकेट फॉर्म में लिख लिया, वो जो 4i-2j था वो 4-2 बन गया। अब बी का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट क्योंकि हमें गिवन था तो उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया। ए हमने अभी लेट किया था उसमें लिख लिया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और कंपैरिजन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, ये ए है। अब हमें ए ओ निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हम कहेंगे कि ए ओ कैसे मिलेगा, ओ के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर निकालने से। तो बेटा जी ये आसानी से 6i-7j आपका जवाब आ गया है, और ये इस सवाल को हल करने का एक आसान तरीका है। ज़रूर इसे इस तरह से नोट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन जी, 6 क्वेश्चन तक चलें। हाँ 5 मैंने कहे थे, चलें छठा भी साथ में मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि इसका वो जो है ना टॉपिक डिस्कस हो गया था, यूनिट वेक्टर निकालने वाला अमल। तो पहले मैंने आपको एक्सरसाइज का स्टार्ट में कहा कि मैं 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन छठा भी इसमें ऐड कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। यूनिट वेक्टर निकालना है, आपको वेक्टर गिवन है। तो आपको याद है बेटा डेफिनेशन में बताया था क्या होता है यूनिट वेक्टर? डेफिनेशन क्या थी? अ वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो, और मिलता कैसे है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से। ज़ाहिर कैसे करते हैं? वी के ऊपर कैप या हैट का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले वी की मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर हुआ कि जितने कंपोनेंट्स हैं सब के स्क्वायर्स के सम पे अंडर रूट दें, मैग्नीट्यूड आ गई। और मैग्नीट्यूड ही बाई चांस 1 आई है, मतलब ये खुद ही यूनिट वेक्टर है। फिर भी मैं वो फॉर्मेलिटी सारी पूरी करूँगा और 1 में दर्ज करूँगा उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, चाहे उससे उसे कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हमारे सामने है। तो जब भी आपको किसी दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, आप उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, आपके सामने यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ डेफिनेशंस थी और फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, इनको तैयार कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।